हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिजिक्स वाला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलेंगे इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या है, इनर्शिया कितना प्रकार होता है वो हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे विराम का जड़त्व और दूसरा देखेंगे गति का जड़त्व। दो तरह का जड़त्व का प्रकार है, ये दोनों प्रकार हम लोग बढ़िया से देखेंगे और बढ़िया से स्टडी करेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं जड़त्व की तरफ। तो देखो जड़त्व, ये जो जड़त्व है ये किसी बॉडी के पास होगा। ये जो जड़त्व है, ये जो गुण है, ये मेरे पास है, आपके पास है। हर वो चीज जो आपको दिख रहा है उसके पास क्या होता है, जड़त्व होता है। जड़त्व मतलब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिस स्थिति में है उसी में वो रहना चाहती है। अगर वो गति में है तो एक समान गति की अवस्था में रहेगी, अगर वो विराम में है तो विराम में रहे। ठीक है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही जो है रहेगा। अगर वो जो है एक समान गति से अगर चल रहा है तो एक समान गति को ही जो है वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है ना, वो चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। वो वस्तु बोलेगा कि मेरे को जो है रुकना ही नहीं है, मेरे को गति में रहना है, आपको गति में रहना अच्छा लगता है, तो वो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। अब कोई अगर विराम में है तो उसको उसी में अच्छा लगता है, उसको विराम में ही रहना, रेस्ट में रहना उसको अच्छा लगता है, तो वो क्या करेगा, वो विराम में रहेगा। जैसे सुबह में आपकी मम्मी जो है आपको उठाती है कि चलो बेटा स्कूल का टाइम हो गया है, तो आप क्या बोलते हैं, मम्मी बस 2 मिनट केवल हमको सोने दो, उसके बाद फिर मैं उठकर खुद से स्कूल जो है चला जाऊंगा। ठीक है, 2 मिनट केवल। और ये 2 मिनट के चक्कर में आपका आधा घंटा निकल जाता है। ठीक है, फिर मम्मी आती है और इस बार वो आपको बोलने के लिए नहीं आती है कि बेटा उठ जाओ, इस बार वो आपको आती है और पिटाई लगाती है। ठीक है ना, उसके बाद फिर हवा में बेलना, झाड़ू, ये सब कुछ जो है चलने लगता है, तब जाके आप उठते हो। तो आपके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तब फिर जो है आप उठते हैं। तो क्या है, सुबह में आपको उठने का मन क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि उसी अवस्था में, विराम की अवस्था में आपको रहना अच्छा लग रहा था, आपको मजा आ रहा था, उसमें रहना आपको अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता है? अगर मान लो कि कोई जो है दौड़ते हुए जा रहा है और उसको बोला जाए, ए भाई सुन, क्या तू दौड़ क्यों रहा है, अरे भाई तू चल के भी तो जा सकता है। बोलेगा हाँ ये ठीक बोल रहा है, मैं चल के भी जा सकता हूं। अब वो क्या करता है, वो चल के जा रहा है। फिर उसको ऑप्शन दिया जाए कि भाई तू चल के क्यों जा रहा है, या तू काम कर कि तू कार में बैठ के। अब वो कार में बैठ के जा रहा है, देख लो। फिर उसको ऑप्शन दिया जाए कि कार में कोई बैठता कौन है, या तू सो जा ना। अब वो कार में सो के जा रहा है। देख लो क्या हो रहा है, हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो कम से कम एनर्जी के साथ रहना पसंद करती है। अब वो सो गया तो अब उसको मजा आ रहा है, या तो मैं सो के जा रहा हूं। देख लो, तो ये है आपका कंफर्ट जोन जिससे आपको निकलना है। बातें समझ में आ रही है? तो यहां पर देखिए जड़त्व का 2 प्रकार है। विराम का जड़त्व जिसको हम लोग बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलेंगे इसको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। गति का जड़त्व मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि विराम जड़त्व क्या है। तो मैंने आपको बताया कि विराम जड़त्व में कोई भी वस्तु जो है वो किस हालत में रहेगा, किस स्टेट में रहना चाहता है, वो हमेशा जो है विराम की अवस्था में रहना चाहता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो क्या है, गति जड़त्व। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि कोई चीज अगर जो है स्ट्रेट लाइन में एक समान चाल से गति से चल रहा है तो कंटिन्यू चलता रहेगा, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, वो चलता चला जाए। ठीक है ना, क्यों, किस जड़त्व के कारण, गति जड़त्व के कारण। ये जो गति जड़त्व है, विराम जड़त्व है, इसका कुछ उदाहरण भी है। उदाहरण क्या हो सकता है, जब बस जो है, जब बस आपका एकाएक चलना स्टार्ट करती है तो आपका पैर और बस का जो फर्श है उसके बीच में जो घर्षण है, घर्षण की वजह से आपका पैर भी क्या जाता है, मोशन में। ठीक है, तो शरीर का ऊपरी भाग जो है, ठीक है, विराम में जो है रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये पीछे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, कंबल का केस देखिए, आपको दे दिया गया, बाबू लो ये कंबल लो,
अब इसको जो है क्या करो, इसका सारा धूल निकाल दो। तो तुम क्या करेगा सारा धूल निकालने के लिए? धो देंगे। धो देंगे, कुछ लोग बोल रहा है झटकेंगे, गति में लाएंगे, गति में लाएंगे। तो देख लीजिए, ना ही आपको धोना है ना ही उस पर रगड़ना है, तो फिर करना क्या है? करना यह है आपको कि उसको लटका के छड़ी से उसको मारिए, उसको हिट कीजिए। जैसे एक डंडा से आप उसको मारोगे तो क्या हो जाएगा, वो गति में आ जाएगा। मगर पहले जो देखिए आप पहले कंबल, और इसको समझिए कि ये है आपका जो है कंबल, और इसके साथ लगा हुआ ये जो है आपका डस्ट पार्टिकल है, ये धूल कण है। जैसे आप इसको हिट करते हो कंबल को, तो ये क्या हो जाता है, ये तो आपका आ गया गति में, मगर ये जो देख रहे हो धूल, ये किसमें है? ये जो है विराम में पहले था और अभी भी विराम के अवस्था में है। मतलब विराम जड़ के कारण ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? अरे भाई ग्रेविटी इसको खींच लेगा, क्या करेगा? ठीक है, हाँ, गुरुत्वीय बल की वजह से ये जो धूल कण है ये नीचे की तरफ चला जाएगा। गति के जड़त्व का उदाहरण इसको हम देखने वाले हैं। गति के जड़त्व का पहला उदाहरण जो है वो ये है कि चलती हुई बस को जब अचानक रोका जाता है तो उसमें सवार जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों क्यों झुक जाता है? इसका रीजन हम लोग देखेंगे। कारण ये है कि जब बस गति में होती है तो आपका शरीर भी गति में होता है। ब्रेक लगता है तो क्या होता है, पैर तो रुक जाता है, मगर गति के जड़त्व के कारण बॉडी का ऊपरी भाग वो क्या हो जाएगा, वो गति में आ जाएगा। क्यों? पहले क्या था, गति में, अभी भी क्या हो जाएगा, गति में। मतलब समझ में आ रही है? पैर तो एक रुक जाएगा, ठीक है, मगर क्या होगा, आपके बॉडी का ऊपरी भाग वो गति में आ जाएगा। किस जड़त्व के कारण? गति के जड़त्व के कारण। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। दौड़ता हुआ व्यक्ति जो है एकाएक रुक नहीं सकता है, ये बात सही है? रुक सकता है? नहीं रुकेगा वो। एकाएक जो है रुकने से क्या होगा, तो वो फेंका जाएगा। जैसे चलती हुई बस से अगर आप उतरेंगे तो क्या हो जाएगा, जिधर बस की दिशा है उसी दिशा में फेंका जाओगे आप, याद रहे। तो क्या करते हैं, जब बस स्लो हो जाती है तब धीरे से आप उतरते हैं और उतरते ही बस की दिशा में भागते हैं आप। क्या बस की विपरीत दिशा में भागते हो? नहीं। अगर आपको पता है अच्छी तरह से, अगर आपको पता है गति के जड़त्व का नियम, तो आप क्या करोगे, बस धीरा होता है तो उतरते ही आप बस की दिशा में भागते हैं। वैसे आपको नहीं उतरना चाहिए, मगर कुछ लोग उतर जाते हैं। तो बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों सर, बस रुकी हुई भी नहीं होती है मगर बस स्लो होती है, वो उतर जाते हैं। मगर नोटिस करना, उतर तो जाते हैं मगर उतरते ही वो जिधर बस जा रही थी उसी दिशा में वो भागते हैं। अगर नहीं भागेंगे तब क्या हो जाएगा, वो फेंका जाएंगे। क्या हो जाएगा, वो आगे की तरफ फेंका जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि दौड़ता हुआ व्यक्ति जो है वो अचानक नहीं रुक सकता क्योंकि वो गति में है, ठीक है ना। अब वो गति में है तो उस गति को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा, कुछ समय तक वो क्या होगा, गति में रहेगा, उसका धीरे 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 विराम की अवस्था में आएगा। जैसे फैन, अभी यह फैन जो है देख लीजिए चल रही है ना, ठीक है। क्या होगा, अगर हम स्विच ऑफ कर देंगे तो एकाएक रुकेगा ये नहीं, क्योंकि पहले ये क्या है, गति में है, तो कुछ समय लगाएगा, धीरे 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 तब जाके ये रुक जाएगा, है ना। तो किसके वजह से हो रहा है ये, गति के जड़त्व के कारण। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग न्यूटन साहब के पहला नियम को देखेंगे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ये साहब आपको क्या बता रहे हैं इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट नियम में आपको बताया गया है कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो वो चुपचाप विराम में ही रहेगा। अब आपकी तरफ कुछ इस तरह से देखें, मगर कोई वस्तु अगर चल रहा है, गति में है, एक समान गति से वो चल रहा है तो उसी में रहेगा, याद रहे, उसी अवस्था में वो रहेगा। कब तक, कब तक रहेगा, जब तक कि कोई आके उसको धक्का नहीं दे। कोई अगर विराम अवस्था में है और कोई धक्का दे देगा तो क्या हो जाएगा, वो गति में आ जाएगा। तो कोई चीज अगर एक समान गति से चल रहा है या
विराम अवस्था में है तो क्या कर सकते हैं, उसको ऊपर से बाहर से एक अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल लगा के उसको गति में ला सकते हैं। जैसे सुबह में आपको उठने का मन तो करता नहीं है ना, आप क्या बोलते हो, मम्मी आती है बेटा उठ जाओ, स्कूल जाना, स्कूल का टाइम हो गया है। आप बोलते हो नहीं बस 1 मिनट, 1 मिनट के बाद मैं खुद उठ जाऊंगा। आप उठते हैं क्या, नहीं। और ये 1 मिनट के चक्कर में आपका आधा घंटा निकल जाता है। उसके बाद मम्मी आती है जरूर, मतलब फिर से उठाने के लिए नहीं, आपके ऊपर असंतुलित बल लगाने के लिए। अब असंतुलित बल लगाने के लिए उनके हाथ में क्या हो सकता है, झाड़ू हो सकता है, बेलन हो सकता है, जब घोटनी हो सकता है ना जी। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, आपको लेके चलते हैं संवेग की तरफ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। संवेग, यह संवेग जो है क्या होता है, तो संवेग आपका गुणनफल है दो भौतिक राशि का। पहला है द्रव्यमान और दूसरा है आपका वेग। द्रव्यमान गुना वेग को क्या बोलेंगे, संवेग। और संवेग को हम लोग जो है किससे दिखाएंगे, पी से, छोटा वाला पी से दिखाएंगे, ठीक है। संवेग को हम लोग किससे सूचित करेंगे, संवेग को पी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। देखिएगा, तो संवेग जो होता है, संवेग बराबर मैंने क्या बताया, द्रव्यमान, और साथ में क्या होना चाहिए, गुणनफल में वेग। देखो संवेग में लगा हुआ वेग, अगर वेग ही नहीं होगा तो संवेग भी नहीं होगा। अरे भाई संवेग में लगा हुआ वेग, अगर वेग ही नहीं है तो संवेग होगा, नहीं होगा। याद रहे, द्रव्यमान गुना वेग, मतलब ये जो संवेग है उसी वस्तु के पास होगा जो क्या हो रहा है, वो गति में है। अगर वो चल रहा है, भाग रहा है, मोशन में है, तो उसके पास संवेग होगा। और जो विराम में है, चुपचाप खड़ा है, उसके पास संवेग नहीं होगा। संवेग के लिए क्या होना जरूरी है, वेग। वेग अगर नहीं होगा, जीरो हो जाए, वेग को अगर कर जीरो, तो जीरो का द्रव्यमान से गुना करोगे तो संवेग हो जाएगा क्या आपका, जीरो। याद रखो, तो संवेग के लिए वेग होना ही चाहिए। चलिए, संवेग को पी से हम लोग लिखते हैं, द्रव्यमान को एम से और वेग को वी से, ये ठीक है, P बराबर mv। अब देखिए संवेग जो है आपका, ये कौन सी राशि है, ये सदिश है कि अदिश है, तो ये है सदिश राशि। संवेग क्या है आपका, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, संवेग एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है ये, सदिश राशि है, सदिश। ये जो संवेग है इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होगा, संवेग का ही, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, देख लो, द्रव्यमान है तो होगा केजी, वेग है तो मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो संवेग आपका ज्यादा होगा कब, जब वस्तु का वेग ज्यादा हो तो संवेग भी ज्यादा होगा। और द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो द्रव्यमान, मान लीजिए आपसे अगर हम पूछते हैं कि एक साइकिल और दूसरी तरफ है ट्रक और दोनों गति में है, तो किसका संवेग ज्यादा है, ट्रक का। एक तो ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है तो संवेग भी क्या होगा, ज्यादा। और साइकिल का द्रव्यमान कम है तो ट्रक के कंपैरिजन में, तुलना में जो साइकिल का संवेग होगा वो क्या होगा, वो घट जाएगा, कम होगा, है ना जी। चलिए, तो हम लोग संवेग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए।
न्यूमेरिकल जो भी होता है बनाना बहुत आसान है वो, उसका कुछ ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को ध्यान से देखो कि किसी भी प्रॉब्लम को आप किस तरह से बना सकते हो। तो चलिए आइए देखिए क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें दिया है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो कुछ दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान को हम लोग किससे सूचित करेंगे, m से। और ये दिया हुआ है कितना, 100 kg। ये सब क्या दिया हुआ है, गिवन है, ये सब ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का वेग समान त्वरण से, त्वरण जो है वो समान है, चलते हुए देखिए 6 सेकेंड, टाइम जो दिया हुआ है वो कितना है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में इसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग जिसको u से हम लोग दर्शाते हैं वो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और प्रारंभिक वेग से देख लीजिए अंतिम वेग, बाद वाला जो वेग क्या है, अंतिम वेग। और याद रहे बाद वाला जो वेग है जिसको अंतिम वेग बोल रहे हैं उसको v से हम लोग दर्शाते हैं। v जो है वो क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड। चलो तो वस्तु के पहले और बाद में संवेग की गणना करेंगे। हम लोग देखेंगे कि संवेग पहले क्या था और उसी वस्तु का संवेग बाद में क्या हो जाएगा। तो पहले के लिए पहला वाला वेग, बाद वाला संवेग के लिए बाद वाला वेग का यूज करेंगे। चलो तो देखिए ध्यान से, वस्तु के पहले देखेंगे संवेग क्या है, निकालिए। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि संवेग बराबर जो होता है वो द्रव्यमान गुना वेग होता है। यहाँ पर कौन सा वेग लेंगे, वो शुरू वाला, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर जो वेग है शुरू वाला जिसको प्रारंभिक वेग बोलते हैं वो क्या है, u, देखिए ना। तो यहाँ से जो निकल के आएगा मान लेते हैं ये पहला है तो इसको P1 बोलते हैं, ठीक है। द्रव्यमान बताइए कितना दिया हुआ है, 100। और वेग कितना है, वेग 5 मीटर पर, ये है 5। तो क्या करेंगे बाबू, 100 को 5 से गुना कर दो, कितना आएगा, 500। संवेग का वैल्यू आ चुका है, मगर हम लोग क्या करेंगे, मात्रा के साथ इसको लिखेंगे। बताइए इसका मात्रा क्या होगा, द्रव्यमान का जो होगा वो होगा kg और वेग का जो होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। जब भी वैल्यू आप लिखेंगे तो केवल 500 आपको नहीं लिखना है, बल्कि 500 के साथ आपको यूनिट भी इसका लिखना है, किसका, संवेग। अब इसी तरह से ये तो वस्तु के पहले का संवेग हो गया। अब वस्तु के बाद, अब बताइए कि मोमेंटम जिसको संवेग बोलते हैं वो संवेग जो है क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। अब क्योंकि बाद वाला देख रहे हैं तो वेग भी जो लेंगे वो क्या लेंगे, बाद वाला। बाद वाला मतलब अंतिम वेग, ये रहा अंतिम वेग। बाद वाला इसको अलग नाम देते हैं P2। द्रव्यमान क्या है इसका वैल्यू, देखिए वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा, केवल वेग में परिवर्तन है। और चूंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है इसीलिए वेग में परिवर्तन की वजह से संवेग में परिवर्तन हो, क्योंकि संवेग जो बना हुआ वो वेग से बना हुआ है, याद रखना। तो यहाँ पर v अंतिम वेग क्या है, 8 रख दो। अब बताइए कि बाद वाला संवेग जो आ रहा है कितना आ रहा है, 800। इसका यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड। यह है आपका बाद वाला संवेग, मतलब अंतिम संवेग। देख पा रहे हो आप। सर टाइम का क्या हुआ, यहाँ पर इसका यूज कर लिया, इसका भी कर लिए और इसका भी कर लिए। टाइम का इसका तो यूज नहीं किया, ये इसका नहीं किया। तो कुछ कुछ जो है आपके प्रॉब्लम में कुछ एक्स्ट्रा जो है दिया हुआ रहेगा। आपका फोकस होना चाहिए कि हमको क्या निकालना है और उसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है उसको यूज करके फॉर्मूला अप्लाई करके आपको निकाल देना है। ये चलिए
नहीं है फिलहाल। अच्छा, संवेग में परिवर्तन बोलता तब, अगर बोलता संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, इसी प्रश्न में एक चीज जोड़ देता, संवेग में परिवर्तन। तो कैसे निकालेंगे संवेग में परिवर्तन? संवेग में परिवर्तन बताइए, संवेग में परिवर्तन अगर बोलता तो बाद वाला संवेग जिसको बोलते हैं P2 माइनस शुरू वाला संवेग जिसको बोल रहे हैं P1, इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? P2 की वैल्यू कितना है? 800 माइनस P1 की वैल्यू कितना है? 500। तो इस तरह से संवेग में परिवर्तन निकल गया हमारा, कितना है ये? 300 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया? संवेग में परिवर्तन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए इस नियम में न्यूटन का जो सेकेंड नियम है, ये न्यूटन बाबा आपको क्या समझा रहे हैं? ये न्यूटन बाबा आपको समझा रहे हैं कि वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होगा, यह परिवर्तन की दर उस वस्तु पे लगाए गए बल के समानुपाती हो। ठीक है, और यह परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। याद है? क्या मतलब है इसका? संवेग में परिवर्तन की दर जो है उसका समानुपाती कौन होगा? बल होगा। देख पा रहे हो क्या मतलब है सर? समझो इसको। यहां पर अगर आप देखिएगा, कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास, ठीक है, कोई अंडा है, एक अंडा है। अंडा को जैसे आप छोड़ते हैं तो जमीन से टकरा के टूट जाता है, टूट गया ना। अब क्या करते हैं, इस अंडा को गिराते हैं गद्दा पे। कहां पे? गद्दा पे। अब जैसे ही गद्दा पे गिराते हैं, अंडा टूटा क्या? नहीं। क्यों नहीं टूटा? अब ये भी समझ लो आप। देखो जैसे मैंने इस अंडा को छोड़ा तो यह आया और गद्दा के साथ कांटेक्ट में आया, और ये क्या हुआ? ये ऐसा थोड़ा सा दबा। क्या हुआ? ये गद्दा के साथ थोड़ा सा दबा तो समय क्या हो गया? बढ़ गया। समय क्या हो गया? बढ़ गया। और समय बढ़ने से उस अंडा के ऊपर लगने वाला बल जो हो गया वो कम हो गया, जिसकी वजह से अंडा आपका नहीं टूटा। देख पा रहे हो आप? एक और एग्जांपल, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्या करते हो? बॉल को कैच करने से पहले देखिएगा ध्यान से, आप अपने हाथ को पीछे की तरफ थोड़ा सा लाते हैं। ये पीछे की तरफ करके क्या करते हैं आप? थोड़ा सा पीछे की तरफ करके टाइम को बढ़ा लेते हैं, और टाइम को बढ़ाने से अगेन आपके हाथ पे लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आसानी से आप कैच भी कर पाते हो, और आपके हाथ पर ये जो बल है किसके कारण? बॉल के कारण वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है।